नमस्कार। चलिए एक और एपिसोड के साथ, ये एपिसोड संख्या 3 हूवर शूद्रास की श्रृंखला में जो हम विवेचना कर रहे थे, अभी हम उस पुस्तक की भूमिका पर ही हैं कि जो भूमिका में लिखा उन्होंने, जब मूल पुस्तक में पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कैसी मन गढ़ंत, कैसी कैसी कपोल कल्पित बातें कही गई हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में और हमारे धर्म के बारे में। पिछले एपिसोड में जो बात की, आप एक बार उसको सुनेंगे तो कंटिन्यूटी जोड़ पाएंगे यहाँ से कि रिस्ले ने जो भारत में विभाजनकारी नीति अपनाई 1891 के बाद, अब इसने क्या किया कि चारों वर्णों को धता बताते हुए एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया रिस्ले ने कि जो द्विज या ब्राह्मण किस समुदाय के साथ खाने पीने और आपसी व्यवहार करता है, उस आधार पर 6 अन्य जाति समूह बनाए। देखते जाइए अंग्रेज क्या कर रहे हैं आपके देश में। अंत में जो मेथड तय किया गया उसके अनुसार निम्नलिखित 12 ग्रुप तैयार किए जनसंख्या में अंग्रेजों ने। ये पेज 217 में लिखा हुआ है आर बार्न ने। अब रिस्ले के निर्देश पर ऊपर वर्णित 6 ग्रुप के बाद 7वें ग्रुप का निर्माण किया गया। इस ग्रुप के बारे में रिस्ले के अनुसार पब्लिक की राय निश्चित नहीं थी कि ये किस ग्रुप में आता है, जिसको न द्विज माना जा सकता था न ही शूद्र। अब वो कंफ्यूज हो गए, कह रहे ये लोग हैं, एक वर्ग है जो न द्विज है न शूद्र है। ये कौन है? बरई, तंबोली और भड़बूजा। अब भड़बूजा तो सब भूनकर अनाज सब खा रहे हैं, ब्राह्मण भी खा रहा है, क्षत्रिय भी खा रहा है। तंबोली हाथ से पान लगा रहा है और उस पान को पूरा समाज खा रहा है। हिल ब्राह्मण भी खा रहा है, क्षत्रिय भी खा रहा है, वैश्य भी खा रहा है, शूद्र भी खा रहा है, पूरा समाज तंबोली के हाथ का पान खा रहा है। और बड़ई का भूंजा हुआ चना, गेहूँ, सत्तू वत्तू सब खा रहे। अब वो सोच रहा है कि इनको किस कैटेगरी में रखें। तो फिर ये नई उसने एक थ्योरी निकाली। बोले कि यद्यपि ये लोग द्विजवर्णों के लिए खाने पीने की वस्तुएं तैयार तो करते हैं, लेकिन इनकी सामाजिक हैसियत नीचे की होती है। अच्छा, अब 8वां, 9वां और 10वां ग्रुप इस आधार पर तैयार किया गया कि इन समुदायों से द्विज पक्का खाना और पानी पी सकते थे या नहीं। 11वां और 12वां ग्रुप इस आधार पर तैयार किया गया कि जिनके छूने से द्विज वर्ग अपवित्र हो जाता था। 13वां ग्रुप इस आधार पर बना कि जिसमें विदेशियों को और उन लोगों को रखा गया जिनकी कोई निश्चित जाति पता ही नहीं थी। अब नस्लवाद की अवधारणा को मजबूत करते हुए रिस्ले ने नाक और खोपड़ी के आकार को लेकर एक नियम बनाया, जिसको अनफेलिंग लॉ ऑफ कास्ट कहा, जिसके आधार पर उसने नेजल बेस्ड इंडेक्स के आधार पर नाक की लंबाई को वर्ण का आधार बनाया। अब सोचिए कैसा कैसा काम हो रहा है। आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि वर्ण का आधार नाक की लंबाई हो सकती है। अब सुतवा नाक जिसकी है, बोला उसकी ऊंची सामाजिक हैसियत तय की, और चौड़ी नाक वाले लोगों को बोले ये नीचे वर्ण के लोग हैं। अब बताइए, आपके नाक का आकार ये तय करेगा कि आप उच्च वर्ण में रहेंगे या निम्न वर्ण में रहेंगे। बोले ये सुतवा और लंबी नाक वाला है, ऊंची नाक वाला है, तो इसको ऊंचे वर्ण में रख दो। ये चौड़ी चप्पी नाक वाला है, इसको नीचे। ये रिस्ले की थ्योरी ऑफ डिवीजन था। अब इसके बाद अगली जनगणनाएं जो हुई कब, 1911 में, 21 में और 31 में, वो सारी जनगणनाएं इसी फार्मूले पर, रिस्ले के बनाए हुए सेट पैटर्न पर की गई। अब इसमें क्या हुआ कि नीची जाति में शामिल हो और चिन्हित किए गए समुदायों ने भारी संख्या में अपनी जाति को ऊपर के क्रम में दर्ज किए जाने हैं तो मुकदमे कायम कर दिए। देखिए क्या हो रहा है। अंत में अंतिम जनगणना जो 1941 में हुई, लेकिन इसमें रिस्ले वाला न तो जाति का फार्मूला प्रयोग किया गया और
न ही कोई रिसले का सिस्टम लगाया गया। लेकिन 4 दशकों में जो प्रिंट टू इम्प्रिंट सिद्धांत को अपनाकर ब्रिटिश शासन ऊंची जाति और नीची जाति का विभाजन हिंदू समाज में सरकारी अभिलेखों में और कानूनों में करने में सफल रहा, इसी के साथ साथ वो दोनों के बीच मतभेद पैदा करने में भी सफल हो चुका था। ये सारा अंग्रेजों का किया धरा है, आप समझ लीजिए बात। अब हजारों साल से इसका जो 7वां बिंदु है वो ये है कि भारत हजारों साल से वर्ण धर्माश्रम व्यवस्था से, वर्णाश्रम और व्यवस्था से अनुशासित चल रहा था। भारत की जातियां जो थी वो कृषि, शिल्प, वाणिज्य की उत्पादक इकाइयां थीं, जो कि राजसत्ता और धर्मसत्ता से अनुशासित न होकर स्वयं अनुशासित सामाजिक इकाइयां होती थी, जिसका वर्णन फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनन ने अपनी पुस्तक जो है जर्नी फ्रॉम मद्रास टू मैसूर, कनारा एंड मलाबार में लिखा है। अब भारत के सामाजिक समुदाय जो थे इस्लामिक और ईसाई धर्माधिकारियों के धर्म परिवर्तन में बहुत बड़ी बाधा थे, जिसके कारण ये जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था और ये संस्था थी, ये मिशनरियों के निशाने पर आ गई कि कैसे इस व्यवस्था को तोड़ा जाए ताकि अपने वो धर्म परिवर्तन के कार्य को करने में सफल हो सके। अब मैक्स मूलर क्या लिखता है, आप देखिए।